हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। देखिए, साइटो मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म। और एक होता है स्केलेटन, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्केलेटन होता है, उसको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। अगर अच्छे से जानेंगे तो देखिए, एक होता है इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट एनिमल में क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, जैसे हमारे केस में है वर्टिब्रल कॉलम। तो अगर उनमें वर्टिब्रल कॉलम ही नहीं होता है तो वो कैसे दिखता होगा? वो जैसे बैलून के अंदर पानी भर दिया जाता है जैसे होता है, वो ऐसे ही दिख जाता है। तो उसका मतलब क्योंकि वो वर्टिब्रल कॉलम ही नहीं है तो वो पिचक करके ऐसे हो जा सकता था, या फिर वो ऐसे ही रह जा सकता था। लेकिन वो सीधा क्यों खड़ा होता है? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन का मतलब ही यही है, एक साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्केलेटन जैसा, एग्जैक्टली स्केलेटन नहीं है लेकिन एक स्केलेटन जैसा स्ट्रक्चर होता है, और उसको ही हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। और उसका मेन काम यही होता है, क्या होता है? सेल सपोर्ट, मतलब सेल को सपोर्ट देना ही उसका मेन काम होता है। तो अगर मेन फंक्शन में देखेंगे तो एक होता है सेल सपोर्ट, और इसको बोलते हैं अगर मैकेनिकल सपोर्ट भी हम बोल सकते हैं। और क्या होता है? ये मोटिलिटी में भी हेल्प करता है, मतलब किसी की सेल में, इस सेल फॉर एग्जांपल इस जगह को जाना है, या फिर इस जगह को, इस सेल को इस जगह जाना है, तो इसको क्या बोलेंगे? मोटिलिटी। और सिंपली एक एनिमल मतलब लोकोमोशन करेगा। अगर लोकोमोशन करेगा, वो लोकोमोशन भी क्यों करेगा? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ साइटोस्केलेटन, एंड एक होता है मोटिलिटी। और क्या होता है? इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। मतलब इस सेल शेप को, इससे राउंड जैसे स्ट्रक्चर होगा, या फिर प्लांट में ऐसे स्ट्रक्चर होगा, वो क्यों होगा? क्योंकि वो साइटोस्केलेटन के वजह से ही होगा। तो साइटोस्केलेटन 3 प्रकार का होता है। एक होता है माइक्रो ट्यूबुल, एक होता है माइक्रो फिलामेंट, एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ओके, तो माइक्रो ट्यूबुल, माइक्रो फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये 3 डिफरेंट टाइप का स्केलेटन होता है और साइटोस्केलेटन होता है, लेकिन उनका फंक्शन और उनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा डिफरेंस होता है। तो पहले हम देखेंगे, और फर्स्ट देखेंगे हम माइक्रो ट्यूबुल के बारे में। तो आ जाइएगा माइक्रो ट्यूबुल पर। माइक्रो ट्यूबुल, देखिए माइक्रो ट्यूबुल का फंक्शन पहले देख लीजिएगा। वो माइक्रो ट्यूबुल क्या क्या करता है? तो पहले वो करता है माइटोटिक स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करता है। तो माइटोटिक ट्यूबुल स्पिंडल फाइबर क्या होता है? देखिए, सेल डिवीजन के टाइम मेटाफेज एक होता है, उसमें क्रोमोसोम आता है मेटाफेज प्लेट में। तो ईयर इसे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है। वो स्पिंडल फाइबर क्या होता है? वो एक्चुअली होता है माइक्रो ट्यूबुल। तो ये क्या होगा? फॉर्म्स माइटोटिक स्पिंडल फाइबर। तो उसका मतलब क्या होता है? इट ऑल्सो हेल्प्स इन द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में वो हेल्प करता है। और क्या होता है? और होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिगमेंट। तो मतलब सेल के अंदर डिफरेंट टाइप का पिगमेंट होता है। फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल हो गया, या फिर मेलानोसाइट हो गया, जो मेलानिन प्रोडक्शन करता है, वो डिफरेंट टाइप का पिगमेंट होता है। तो ये पिगमेंट किस जगह को रखना है और किस जगह को और डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो कौन करेगा? माइक्रो ट्यूबुल करेगा। और क्या काम है? और एक काम है सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन, उसका मतलब क्या है? देखिए, एक सेल हो गया, लेट्स सपोज एक इमेच्योर सेल हो गया। तो अभी इमेच्योर सेल वो किस सेल बनेगा? मतलब वो न्यूरॉन बनेगा, या फिर
यूरिनिफरस ट्यूबुल बनेगा और किसी भी सेल बनना है और किसी एग्जैक्ट सेल बनना है उसको बोलेंगे हम सेल डिफरेंशिएशन। सो सेल डिफरेंशिएशन कौन करेगा? माइक्रो ट्यूबुल करेगा। और क्या करेगा? मोस्ट इंपोर्टेंटली सेल मूवमेंट। सेल मूवमेंट मतलब लेट्स सपोज एक सेल को इधर से इधर आना है या फिर इसको इधर आना है। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे, गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे एक सेल को इधर जाना है तो ये जाएगा कैसे? वो होगा माइक्रोट्यूबुल के जरिए। तो ये हो गया सेल मूवमेंट। और एक हो गया सेल सपोर्ट। ओके, जो पहले हम दिख चुके हैं। तो ये मेन फंक्शन है माइक्रोट्यूबुल के। तो अभी अब देखेंगे हम माइक्रोट्यूबुल का स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए, माइक्रोट्यूबुल का मेन कंपोनेंट होगा ट्यूबुलिन, और क्या होगा? जीटीपी, और होगा मैग्नीशियम। तो मतलब ट्यूबुलिन अगर देखेंगे, ट्यूबुलिन ऐसा होता है तो इसको बोलेंगे डाइमर। मतलब दो स्ट्रक्चर मिलके बनाए उसको बोलेंगे हम ट्यूबुलिन डाइमर, क्योंकि दो ट्यूबुलिन जुड़ के बनाए। तो अभी इस ट्यूबुलिन को और ट्यूबुलिन के साथ और एक ट्यूबुलिन जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? इसके लिए जीटीपी रिक्वायर होगा और मैग्नीशियम भी रिक्वायर होगा। मैग्नीशियम क्यों रिक्वायर होगा? क्योंकि मैग्नीशियम जीटीपी को एक्टिवेट करेगा। तो एक्टिवेट करने के बाद एक ट्यूबुलिन दूसरे ट्यूबुलिन के साथ जुड़ जाएगा, फिर एक उसके साथ और एक ट्यूबुलिन जुड़ेगा, फिर और एक ट्यूबुलिन जुड़ेगा, फिर और एक ट्यूबुलिन जुड़ेगा, फिर और एक ट्यूबुलिन जुड़ेगा। तो इसे एक लंबा सा स्ट्रैंड बना जाएगा और इस स्ट्रैंड को हम बोलेंगे प्रोटोफिलामेंट। ओके, तो मतलब ट्यूबुलिन एक दूसरे को जुड़ जुड़ के एक लाइन बना देगा, उसको हम बोलेंगे प्रोटोफिलामेंट विथ हेल्प ऑफ जीटीपी एंड मैग्नीशियम। अभी इसी एक प्रोटोफिलामेंट के साथ और एक प्रोटोफिलामेंट जुड़ जाएगा। ओके, उसके साथ और एक प्रोटोफिलामेंट जुड़ जाएगा। तो इसे कर करके 13 प्रोटोफिलामेंट एक साथ जुड़ेंगे। ऐसे देखिए स्ट्रक्चर। तो मतलब ये एक हो गया प्रोटोफिलामेंट, ए वाला एक हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसे करके 13 प्रोटोफिलामेंट जुड़ के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कर लेंगे। ओके, ऐसे स्ट्रक्चर कर लेंगे। तो अभी उसमें अगर आप क्रॉस सेक्शन लेंगे इस बर्जे को, तो कैसे दिखेगा? वो ऐसा ही दिखेगा। वो कैसा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्योंकि वो 13 ट्यूब है तो अभी इसका ही नंबरिंग दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मतलब वो ऐसा ही दिखेगा क्रॉस सेक्शन करने के बाद। तो अभी हम देखेंगे वो जो माइक्रोट्यूबुल है, माइक्रोट्यूबुल कहाँ पर दिख जाता है और दिखता है कहाँ पर? वो माइक्रोट्यूबुल कहाँ पर दिखता है? सिलिया, फ्लैजेला और क्या होता है? सेंट्रिओल के अंदर। तो हम बिफोर सेंट्रिओल का जानने से पहले हम पहले सिलिया और फ्लैजेला के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, एक हो गया सिलिया और एक हो गया फ्लैजेला। सिलिया को सिंगुलर में क्या बोलेंगे हम? सिलियम। मतलब एक सिलिया अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे सिलियम, और एक फ्लैजेला अगर होगा उसको हम बोलेंगे फ्लैजेलम। तो सिलिया और फ्लैजेला में क्या कॉमन है? वो बोथ लोकोमोटरी ऑर्गन है। लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी ऑर्गन मीन्स जिससे वो एक ऑर्गेनिज्म चलता है। फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम, पैरामीशियम में ऐसे 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 चारों तरफ पे सिलिया रहता है।
लेकिन फॉर एग्जांपल यूग्लिना, यूग्लिना में एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस टेल को हम क्या बोलेंगे, फ्लैजेला। तो हमेशा सिलिया नंबर अगर बोलेंगे कि सिलिया का नंबर कितना होता है, हमेशा सिलिया का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फ्लैजेला मैक्सिमम 1 और 2 होता है नंबर। तो इसलिए सिलिया सब मिलकर ही एक ऑर्गेनिज्म को आगे निकलता है। मतलब अगर एक ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल पारामीशियम, ये पारामीशियम है, तो पारामीशियम अगर आगे जाना चाहेगा तो क्या करेगा, एक सिलिया से नहीं होगा, सारे सिलिया मिलेंगे तभी वो जा पाएगा। तो हमेशा सिलिया कोऑर्डिनेटिव मैनर ले वो जाता है, मतलब कोऑर्डिनेटिव मैनर में वो सब मिलेंगे तभी वो जाएंगे। लेकिन तो फ्लैजेला वो इंडिपेंडेंटली होता है, क्योंकि वो एक होता है या मैक्स टू मैक्स 2 होता है, तो अकेला और इंडिपेंडेंट वो जा सकता है। लेकिन सिलिया इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता है, वो सब मिलकर ही जा सकते हैं। और सिलिया हमेशा बहुत छोटा होता है और फ्लैजेला बहुत बहुत बड़ा होता है। तो और एक होता है सिलिया अगर जाएगा कैसे मूव करेगा, इन ए रनिंग मैनर, लेकिन फ्लैजेला जब होगा वेव मैनर जाएगा। वेव मैनर क्या होता है, फ्लैजेला ऐसे 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 जाता है, मतलब वेव करके जाता है, लेकिन सिलिया ऐसे सिंपल सीधा जाता है। तो ये हो गया सिलिया और फ्लैजेला के डिफरेंस के बारे में। तो आगे अगर सिलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये पारामीशियम हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये एक सिलिया हो गया, तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर सेल के अंदर रहता है, मतलब साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है, मतलब बॉडी के अंदर रहता है। और कुछ पर्सन ऑफ सिलिया क्या होता है, वो बाहर होता है। तो जो बाहर वाला का जो होता है उसको हम बोलेंगे हम एक्सोनिम, और जो अंदर वाला है उसको हम बोलेंगे बासल बॉडी। ओके, तो ये सिलिया के लिए एप्लीकेबल होता है, फ्लैजेला के लिए भी एप्लीकेबल होता है। मतलब अगर फ्लैजेला का भी देखिएगा तो फ्लैजेला में भी कुछ चीज़ें और कुछ पार्ट अंदर रहता है, उसको बोलेंगे हम बासल बॉडी, और कुछ चीज़ें बाहर रहता है उसको हम बोलेंगे एक्सोनिम। और एक्सोनिम और बासल बॉडी ये 2 पार्ट होता है सिलिया और फ्लैजेला में। और एक्सोनिम और बासल बॉडी में क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर वो माइक्रोट्यूबुल के स्ट्रक्चर के थ्रू ही वो उसका मेन स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूबुल ही होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। कैसे होता है अभी अगर देखेंगे तो हम फर्स्ट देखेंगे हम एक्सोनिम के बारे में। एक्सोनिम जो बाहर होता है सिलिया के बाहर, तो वो कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर अगर उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे, मतलब ये हो गया बाहर के पार्ट, उसका अगर क्रॉस सेक्शन करेंगे वो दिखेगा कैसे, ऐसे दिखेगा। तो ये क्या है, हम पहले देखे थे एक ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, मतलब ऐसा ट्यूब हो गया, उसका अगर क्रॉस सेक्शन लेंगे तो ऐसे दिखेगा। तो अभी इस ट्यूब के साथ अगर और एक ट्यूब अगर जुड़ जाएगा, और एक ट्यूब जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, उसका अगर क्रॉस सेक्शन लेंगे तो क्या होगा, एक ऐसे रिंग होगा जैसे जिसमें 13 रिंग होगा, और उसके साथ और एक रिंग दिखेगा, क्योंकि वो 2 है तो वो ऐसे ही स्ट्रक्चर है। इसके बारे में देखिएगा, इसमें 2 रिंग है और उसको हम बोलेंगे डबलेट, क्योंकि वो जो प्रोटोफिलामेंट है वो डबल है, मतलब एक प्रोटोफिलामेंट एक हो गया और उसके साथ और एक प्रोटोफिलामेंट जुड़ गया, तो वो 2 प्रोटोफिलामेंट मिलकर रह गए और उसको बोलेंगे डबलेट। तो एक्सोनिम स्ट्रक्चर टोटल ऐसे दिखता है। और इससे देखिए बाहर में कुछ रिंग है, अंदर में भी एक कुछ रिंग है। जो बाहर रिंग वाला होता है उसको हम बोलेंगे पेरीफेरल रिंग स्ट्रक्चर, और जो सेंटर में जो है उनको हम बोलेंगे
सेंट्रल रिंग। देखिए सेंट्रल में भी रिंग है, बाहर में भी रिंग है। बाहर में कितना रिंग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, मतलब 9 डबलेट। याद रखना 9 डबलेट बाहर होता है, लेकिन इसमें लिख देता हूँ 9 और वो भी डबलेट। लेकिन सेंट्रल में देखिए 2 है, लेकिन वो सिंगलेट है, तो मतलब 2 सिंगलेट, मतलब 2 वाला नहीं है, एक ही प्रोटोफिलामेंट है। तो अभी इसलिए एक्सोनिम को क्या बोलेंगे हम? 9+2 अरेंजमेंट, मतलब उनका पेरिफेरल में 9 है और उसका वो डबलेट है, और सेंटर में 2 है और वो सिंगलेट। और यही स्ट्रक्चर होता है एक्सोनिम स्ट्रक्चर। और उसके बाद देखिए एक सेंट्रल रिंग जो होता है और एक होता है पेरिफेरल रिंग। पेरिफेरल रिंग और सेंट्रल रिंग के साथ एक कनेक्शन होता है, ये जो ग्रीन वाला है उसको हम बोलेंगे रेडियल स्पोक। मतलब रेडियल स्पोक वो क्या करेगा? वो कनेक्ट करेगा पेरिफेरल को सेंट्रल रिंग के साथ। अभी देखिए पेरिफेरल रिंग में भी एक लिंकर होता है। वो लिंकर क्या करेगा? वो पेरिफेरल लिंक को एक दूसरे के साथ जुड़कर रहेगा, और इस लिंकर को हम क्या बोलेंगे? नेक्सिन। तो नेक्सिन का काम क्या है? पेरिफेरल लिंक को एक दूसरे के साथ जुड़ना। और एक 3 डॉट स्ट्रक्चर दिखेंगे अब, ये वाला 3 डॉट स्ट्रक्चर। ये 3 डॉट स्ट्रक्चर हम क्या बोलेंगे? डायनेइन आर्म। ये डायनेइन आर्म का बहुत काम है। क्या काम है? ये जनरेट करता है एनर्जी और एटीपी। क्यों एनर्जी जनरेट करता है? फॉर द मूवमेंट। मतलब अगर एनिमल जब आगे या पीछे जाने की कोशिश करेगा, मतलब सिलिया को हिलाना पड़ेगा। अगर सिलिया मूवमेंट करेगा, पर मूवमेंट के लिए क्या करेगा? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आएगा? ये डायनेइन जो आर्म है, जो पेरिफेरल लिंक के साथ कनेक्ट हुआ है, वो उस एनर्जी को जनरेट करेगा। तो ये हो गया एक्सोनिम स्ट्रक्चर के बारे में। तो अभी अगर आ जाएगा बासल बॉडी के बारे में। ओके, मैंने पहले भी बोला था कुछ चीजें और कुछ पार्ट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला अंदर रह जाते हैं, और उसको हम बोलेंगे बासल बॉडी। और इस बासल बॉडी में एक्चुअली क्या होता है और कौन फॉर्मेशन करता है? इसमें होता है एक्चुअली सेंट्रियोल। तो मतलब बासल बॉडी में सेंट्रियोल जो होता है, ये सेंट्रियोल फॉर्मेशन करता है सिलिया एंड फ्लैजेला इनसाइड द बॉडी। एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सिलियोजेनेसिस। तो मतलब बासल बॉडी मतलब अंदर, मतलब बॉडी के अंदर कुछ पार्ट सिलिया और फ्लैजेला को कौन करता है? सेंट्रियोल बनाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सिलियोजेनेसिस। और इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है? इस सेंट्रियोल को ही हम बोलेंगे बासल बॉडी। तो बासल बॉडी में एक्सोनिम जैसे स्ट्रक्चर हो गया 9+2। बासल बॉडी का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसा होता है? जो सेंट्रियोल में होता है। तो मतलब बासल बॉडी और सेंट्रियोल के अंदर स्ट्रक्चर सेम होता है। तो अभी हम देखेंगे हम सेंट्रियोल क्या होगा और सेंट्रियोल क्या है। देखिए एक होता है सेंट्रोजोम, एक होता है सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल क्या होता है? सेंट्रोजोम क्या होता है? देखिए अगर सेल के बारे में अगर देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल आप सोचिएगा मेटाफेज के बारे में, तो जहां पर क्रोमोजोम मेटाफेज प्लेट में इसे मिडिल ऑफ सेल में होता है, और दोनों साइड में क्या होता है?
एक माइक्रोट्यूबुल स्ट्रक्चरल स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है जो क्रोमोसोम के साथ जॉइन होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोजोम। और इस स्ट्रक्चर को अगर जूम करेंगे और क्या होता है, वो ऐसे दिखता है। उसके अंदर दो ऐसे पार्ट होता है, एक उनका अंदर जो होता है उसको क्या बोलेंगे हम, सेंट्रियोल। यही एक्चुअली सेंट्रियोल होता है। तो मतलब एक सेंट्रोजोम के अंदर दो सेंट्रियोल होता है और वो परपेंडिकुलरली सिचुएशन होता है, मतलब 90 डिग्री में वो एक दूसरे के साथ ऐसे खड़े रहते हैं। और उसके अलावा दो सेंट्रियोल के अलावा कुछ लिक्विड पार्ट जैसा होता है, और इसको हम बोलेंगे पीसीएम। पीसीएम मतलब पेरी सेंट्रियोलर मैट्रिक्स। ओके, तो जो पेरी सेंट्रियोलर मैट्रिक्स होता है सेंट्रोजोम के अंदर, और दो सेंट्रियोल होता है ऐसे एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली और 90 डिग्री प्लेन करके, और इस स्ट्रक्चर को क्या हो गया, सेंट्रोजोम। तो ये सेंट्रोजोम और सेंट्रियोली एक्चुअली वो क्या करता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करता है। और अगर देखिएगा, अगर सेंट्रियोल एग्जाम में, नीट एग्जाम में बहुत बार पढ़ता है कि सेंट्रियोल कहां पर एब्सेंट होता है, कहां पर एब्सेंट होता है। देखिए हमेशा नॉर्मली ऑल यूकारियोटिक सेल में वो दिख जाता है, एक्सेप्ट, मैं एक्सेप्ट के बात कर रहा हूं। एक हो गया रेड एल्गी, एक हो गया पाइन, एक हो गया ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट मीन्स ऑल एंजियोस्पर्म्स एंड, और कौन हो गया, एमोइबा। इन चार में सेंट्रियोल नहीं होता है, लेकिन सेंट्रोजोम होता है। मतलब फॉर एग्जांपल प्लांट में केस में देखिएगा, प्लांट में वो ऐसे ऐसे दिखता है, मतलब पीसीएम होगा लेकिन वो सेंट्रियोल नहीं होगा, लेकिन सेंट्रोजोम होता है। तो अभी वो सेंट्रियोल का, उसका अगर हम देखेंगे कैसा दिखता है, अगर इस सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे वो ऐसा दिखेगा, और उसका अगर क्रॉस सेक्शन देखेंगे वो ऐसे दिखेगा। मतलब ये हो गया किसका, एक्सोनिम का। ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, बासल बॉडी एंड सेंट्रियोल का। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए उसमें भी पेरिफेरल रिंग है, पेरिफेरल रिंग, इसमें भी सेंट्रल रिंग भी है, सेंट्रल रिंग। इस सेंट्रल रिंग को हम क्या बोलेंगे, हॉब। तो देखिए इस पेरिफेरल रिंग में और इस एक्सोनिम पेरिफेरल रिंग में क्या डिफरेंस है। एक्सोनिम पेरिफेरल रिंग के अंदर जो रिंग है वो भी 9 है, और इस बार में हियर भी 9 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मतलब इसका अंदर भी रिंग जो होता है वो भी 9 होता है, लेकिन डिफरेंस है एक्सोनिम के अंदर जो दिखता है वो डबलेट होता है, लेकिन वो बासल बॉडी और सेंट्रियोल के अंदर जो होता है वो देखिए ट्रिपलेट होता है, 1 2 3, मतलब 1 2 और 3 ऐसे मिलकर ही होता है। तो मतलब उसमें 9 तो होता है, लेकिन इसमें ट्रिपलेट होता है। ओके, और एक डिफरेंस क्या है, वो जो सेंट्रल रिंग है, इस सेंट्रल रिंग में देखिए कुछ भी रिंग नहीं है। जैसे इसमें 2 रिंग है वो सिंगलेट है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो इसीलिए बासल बॉडी और सेंट्रियोल उसको हम क्या बोलेंगे, 9 + 0 बोलेंगे। 9 मतलब 9
बाहर मतलब पेरिफेरल लिंक का होगा और उसमें उसका होगा ट्रिपलेट। और जीरो मतलब सेंटर में कुछ भी रिंग नहीं है, इसलिए हमें जीरो बोलते हैं। लेकिन एक्सोनिम केस में क्या बोलेंगे, एक्सोनिम में 9+2 मतलब 9 मतलब पेरिफेरल में 9 होता है, हालांकि वो डबलेट होता है, लेकिन सेंटर में 2 होता है और वो सिंगलेट होता है। तो यही डिफरेंस है सेंट्रियोल और एक्सोनिम के अंदर डिफरेंस का। तो अगर देखेंगे सेंट्रोजोम देखिए सेंट्रोजोम मतलब फिर से देखते रहता हूँ, दो साइड में दो सेंट्रोजोम होता है और उसके अंदर दो सेंट्रियोल परपेंडिकुलरली ईच अदर सिचुएटेड होते हैं। तो अभी एक्चुअली एक सेल में एक्चुअली पहले मतलब एक सेल जब न्यू सेल जब होगा तो उसमें एक ही सेंट्रोजोम होगा, लेकिन वो डबल कैसे होगा और कब होगा। देखिए अगर आप सेल साइकिल पढ़ेंगे उसमें एक होगा एम फेज, एक होगा G1 उसको हम बोलेंगे गैप 1, एक होगा एस फेज उसको हम बोलेंगे सिंथेसिस फेज, और क्या होगा G2 और उसको हम बोलेंगे गैप 2। और एम फेज मतलब माइटोसिस मियोसिस यहाँ पर होता है और ये होता है गैप 1 मतलब एस फेज में क्या होता है डीएनए सिंथेसिस होता है और डीएनए डबल होता है, और डीएनए डबल और एम फेज के अंदर जो डिफरेंस है उसको बोलेंगे गैप 1 और एक गैप 2 इसमें है। तो इस गैप 2 के टाइम में ही वो सेंट्रोजोम और एक सेंट्रोजोम को फॉर्मेशन करेगा। कैसे फॉर्मेशन करेगा, जस्ट लाइक बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक सेल होता है फिर में इसे कट होता है और फिर वो सेल भी फुल कर देता है, ये सेल भी फुल उसके ऐसे कर देता है। तो वैसे ही सिंपली सेंट्रोजोम भी वैसे ही करता है बाइनरी फिजन के वजह से, और बाइनरी फिजन के थ्रू वो डबल कर लेते हैं अपने आप को। तो ये हो गया सेंट्रियोल एंड द सेंट्रोजोम के बारे में। तो अगर देखेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रोजोम, फंक्शन ऑफ सेंट्रोजोम तो क्या होगा, मेन इंपोर्टेंट होगा स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करेगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करेगा। सेकेंड होगा स्पिंडल फाइबर मतलब वही जो सेल डिवीजन के टाइम जो होता है। सेकेंड क्या इंपॉर्टेंट काम होता है, वो होता है इट फॉर्म्स बासल बॉडी इन सिलिया एंड फ्लैजेला। जो अभी हम देखें तो थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंटली क्या होगा, इन स्पर्म सेल मतलब स्पर्म सेल के अंदर ये सेंट्रियोल का बहुत रोल होता है। क्या होता है आप रिप्रोडक्शन में टाइम में जानेंगे, इतना आप जानिएगा, इट हेल्प्स इन द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब एक ओवा और एक स्पर्म जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें अंदर ही वो सेंट्रियोल का रोल बहुत होता है, बहुत वाइटल होता है। तो अब हम जब रिप्रोडक्शन के बाद पार्ट पढ़ेंगे उसके बाद ही हम जान पाएंगे। तो ये हो गया ऑल ओवर द माइक्रोट्यूबुल के बारे में। सेकेंड साइटोस्केलेटन जो होता है वो कौन होता है, माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट तो माइक्रोफिलामेंट जैसे माइक्रोट्यूबुल होता है वैसे ही वो माइक्रोफिलामेंट होता है। देखिए माइक्रोफिलामेंट में मेन कंपोनेंट उसका क्या होता है, एक्टिन। जैसे माइक्रोट्यूबुल में ट्यूबुलिन था, माइक्रोट्यूबुल में
मेन माइक्रोफिलामेंट में मेन कंपोनेंट होता है एक्टिन, उसके बाद एटीपी। याद रखना माइक्रोट्यूबुल में होता है, माइक्रोट्यूबुल अगर होगा तो उसमें होगा ट्यूबुलिन प्लस जीटीपी प्लस मैग्नीशियम, मतलब वहाँ पर जीटीपी होता है लेकिन यहाँ पर एटीपी होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ए हियर ए, मतलब ए फॉर एक्टिन, ए फॉर एटीपी, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो अभी अगर हम आ जाएंगे तो माइक्रोफिलामेंट कहाँ पर दिखता है, तो माइक्रोफिलामेंट मेनली वो दिखता है मसल सेल में, क्योंकि वो मसल सेल में एक्टिन के साथ और एक होता है मायोसिन। तो मायोसिन और एक्टिन वो मिलकर ओनली इन मसल सेल मायोसिन दिखता है, और मायोसिन और एक्टिन वो मिलकर क्या करते हैं, मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट, तो मायोफिलामेंट का काम क्या होता है, मसल मूवमेंट। तो माइक्रोफिलामेंट क्या हेल्प करता है, मसल मूवमेंट के लिए भी वो हेल्प करता है। उसके बाद माइक्रोफिलामेंट कहाँ पर दिखता है, माइक्रोफिलामेंट माइक्रोविल्ली पर भी दिखता है। माइक्रोविल्ली, माइक्रोविल्ली क्या होता है, आप देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे रीएब्जॉर्प्शन के लिए एक फोल्डिंग होता है, इस फोल्डिंग को हम बोलेंगे माइक्रोविल्ली, और इस माइक्रोविल्ली में ही वो माइक्रोफिलामेंट होता है। और माइक्रोविल्ली का काम क्या होता है, ऑब्जर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो माइक्रोफिलामेंट का मेन काम ये हो गया, मसल हो गया, माइक्रोविल्ली हो गया, और भी बहुत सारा फंक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर फंक्शन की बात करेंगे तो क्या फंक्शन करता है, मेन फंक्शन करता है लोकोमोशन, और इट हेल्प्स इन द लोकोमोशन मीन्स ये स्यूडोपोडिया में वो दिखता है, मतलब स्यूडोपोडिया में वो प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल द अमोइबा, जो अमोइबा में ये हो गया स्यूडोपोडिया, इस स्यूडोपोडिया में वो माइक्रोफिलामेंट होता है, उसका काम क्या होता है, लोकोमोशन, क्योंकि वो स्यूडोपोडिया क्या होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, मतलब लोकोमोशन करता है। तो माइक्रोफिलामेंट का एक काम हो गया, लोकोमोशन में वो हेल्प करेगा। सेकंड क्या करेगा, हम अभी जो बोले, मतलब वो मसल कंट्रैक्शन मतलब यहाँ पर एक्टिन उसके साथ और एक मायोसिन जुड़ता है, उसके बाद वो मायोफिलामेंट करता है जो मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। और क्या फंक्शन होता है, सेल सपोर्ट में भी वो हेल्प करता है। तो देखिए 3 साइटोस्केलेटन है, माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये तीनों ही वो सेल सपोर्ट में ही हेल्प करता है, क्योंकि वो साइटोस्केलेटन का मेन काम होता है, इसलिए उसको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। एक हो गया सेल सपोर्ट, और क्या हो गया, इंट्रासेलुलर मूवमेंट भी करेगा। इंट्रासेलुलर मूवमेंट मतलब सेल के अंदर, इंट्रा मतलब इनसाइड, मतलब सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन इस जगह पर है और इस जगह को जाना चाहिए और जाएगा, कैसे जाएगा, विथ हेल्प ऑफ माइक्रोफिलामेंट। तो ये हो गया इंट्रासेलुलर मूवमेंट में भी वो हेल्प करता है। और क्या हेल्प करता है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट क्या होता है, और इसको भी बोलते हैं हम साइक्लोसिस। स्ट्रीमिंग मूवमेंट और द साइक्लोसिस, इसको क्या बोलते हैं, तो सिंपली मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म को ही हम स्ट्रीमिंग मूवमेंट बोलेंगे और साइक्लोसिस बोलेंगे, जो मतलब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म ऐसे ऐसे ही जाता है और वो मूवमेंट करता है। इस मूवमेंट को क्यों और कैसे करता है, विद हेल्प ऑफ माइक्रोफिलामेंट। और क्या करता है, और मेन इंपॉर्टेंटली वो क्या करता है, वो सेल प्लेट फॉर्मेशन करता है और क्लीवेज करता है, क्लीवेज ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन
एनिमल। मतलब एनिमल में सेल डिवीजन के पहले वो क्या होगा, पहले होगा कार्योकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस, और एक होगा साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब पहले क्रोमोसोम डिवीजन होगा, उसके बाद एक ऐसे डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, और साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा और क्लीवेज होगा। इस क्लीवेज क्या होता है, वो एक्चुअली वो माइक्रोफिलामेंट होता है। तो माइक्रोफिलामेंट क्या करता है, अभी क्लीवेज फॉर्मेशन करेगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। तो ये हो गया माइक्रोफिलामेंट के बारे में। तो अभी एक और है, उसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट वो क्या होता है, वो जैसे माइक्रोट्यूबुल माइक्रोफिलामेंट का उसका मतलब एक्सटेंसिव वर्क होता है, लेकिन वो इंटरमीडिएट फिलामेंट में ऐसा नहीं होता है। मतलब वो सिर्फ सेल सपोर्ट करेगा, सेल को सपोर्ट करेगा। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल केराटिन मोस्ट इंपोर्टेंटली एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। मतलब वो हेल्प करेगा किसमें, सेल सपोर्ट के बारे में। तो सिंपली वो सेल सपोर्टर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा किसको, सेल को, और किसी का उसका लेना देना ही नहीं है। तो ये हो गया 3 टाइप के साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।